गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का जो टॉपिक रहेगा अपना नोटिस। नोटिस वो डिपार्टमेंट, वो संस्था अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए या अपने एम्प्लॉयर के लिए या अपने स्टूडेंटों के लिए, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी जो सूचना निकालती है उसको नोटिस कहते हैं। नोटिस बोर्ड पे निकाला जाता है। नोटिस का जो परफॉर्मा होता है वो आपका ये मैंने बोर्ड बना दिया इसको। जो भी डिपार्टमेंट इस नोटिस को पब्लिश करेगा उस डिपार्टमेंट का नाम सबसे पहले टॉप पे आएगा। माना कि उस डिपार्टमेंट का नाम है आइडियल एजुकेशन पॉइंट, तो सबसे पहले आपको आइडियल एजुकेशन पॉइंट मेंशन करना है। ये जो आप नाम डिपार्टमेंट का लिख रहे हैं या संस्था का लिख रहे हैं, इंस्टीट्यूट का लिख रहे हैं, ये आपको कैपिटल में मेंशन करना है। वैसे हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज या कोई स्कूल अपना नोटिस निकालती है तो अपनी प्रिंटेड पहले से ही स्कूल का लेटर पैड होता है उसमें निकालती है, तो ये नाम पहले से ही प्रिंटेड होता है। फर्स्ट लाइन। सेकेंड लाइन में आपको ये जिक्र करना है ये संस्था, ये स्कूल है कहाँ, उस स्पेस का नाम, ये भी आपको सेकेंड रो में कैपिटल। थर्ड रो आप क्या चीज निकाल रहे हैं, नोटिस। फोर्थ रो सीरियल नंबर एक आपको काल्पनिक लिखना है। वैसे सीरियल नंबर होता है कि अगर अभी तक संस्था ने अगर 101 नोटिस निकाल दिए तो जो आज निकलेगा नोटिस वो 102 नंबर का होगा। संस्था नोटिस कौन सी डेट को निकालती है वो आपकी डेट मेंशन होगी। फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रो में ये दोनों चीजें आएगी और चारों ही लाइनों में जो वर्ड लिखे जाएंगे वो सारे कैपिटल में लिखे जाएंगे। हैव यू एनी डाउट? फिफ्थ लाइन, अगर आपको जिसमें नोटिस निकालना है उस नोटिस से संबंधित हेडिंग डाल सकते हैं। माना कि मैं निकाल रहा हूं ब्लड डोनेशन कैंप पे, ए ब्लड डोनेशन कैंप, ये अभी हेडिंग भी आपको कैपिटल में डालना है। अब बॉडी में जो हम लिख रहे हैं वो दोनों लैंग्वेज में सीख रहे हैं कि टेंस के अकॉर्डिंग भी कैसे बना सकते हैं। माना कि ये स्कूल है तो वो क्या करेगी, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि कल विद्यालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। वो जो रक्त देने के इच्छुक है अपना नाम अधो हस्ताक्षरकर्ता को कोई डेट होगी तो डेट लिख देंगे, तब तक देवे। ये आपकी लैंग्वेज है हिंदी की। अब हिंदी से अंग्रेजी कन्वर्ट करेंगे क्योंकि नोटिस है, हम अंग्रेजी का लिख रहे हैं। सबसे फर्स्ट सेंटेंस है सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है, जिसके पीछे है आता है वो प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस के 5 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट तब होगा जब इसके पीछे ता, एती, एते आते हैं।
प्रेजेंट का फर्स्ट पार्ट होता है, उसका फॉर्मूला होता है इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले मुझे सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला, विद्यार्थी को सूचित करने वाला। डायरेक्टर, प्रिंसिपल या हेडमास्टर या हेड बॉय या मॉनिटर इसमें नहीं है। अगर वो प्रिंसिपल होता तो किसको सूचित करता? विद्यार्थियों को। ये ऑब्जेक्ट है। सूचित करना वर्ब है। इसका मीन हुआ सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। जब सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता है तो उस ग्रामर का नाम है पैसिव वॉइस। उस सेंटेंस को पैसिव में ले जाना पड़ेगा। पैसिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, फर्स्ट रूप कन्वर्ट हो जाएगा ईजेएमआर के साथ थर्ड। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऑब्जेक्ट इसमें है सभी विद्यार्थी, अंग्रेजी में कहते हैं ऑल द स्टूडेंट्स। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद ईजेएमआर की बारी आएगी। ईजेएमआर में से यूज होगा आर, प्लूरल है। वर्ब का आपको थर्ड रूप लिखना है। वर्ब है सूचित करना होगा इनफॉर्म, हमें लिखना है इसका तीसरा रूप ईडी, इनफॉर्म्ड। एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से जोड़ते हैं तो कोई ना कोई कनेक्टिव वर्ड काम में आता है। इसमें की है, की को अंग्रेजी में कहते हैं दैट। ये आपका फर्स्ट सेंटेंस क्लियर। सेकेंड सेंटेंस है कल विद्यालय में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिस सेंटेंस के पीछे गागेगी आता है वो फ्यूचर का होता है। फ्यूचर का फर्स्ट होता है फ्यूचर का इंडेफिनिट, उसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट। हमें चाहिए सबसे पहले सब्जेक्ट। आयोजित करने वाले व्यक्ति इसमें भी मौजूद नहीं है। ये क्या है? टाइम। ये क्या है? स्पेस। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। इसमें भी सब्जेक्ट नहीं, इसको भी पैसिव में ले जाएंगे। पैसिव में ले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। विल और सेल में से वापस यूज करेंगे। पैसिव में जाएगा तो नया वर्ड भी आएगा और पैसिव में हमेशा क्रिया का थर्ड रूप लगता है। फर्स्ट आए तो थर्ड, सेकेंड आए तो थर्ड और थर्ड आए तो थर्ड, आईएनजी आए तो थर्ड। अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। ए ब्लड डोनेशन कैंप। मैंने सभी का पहला लेटर है वो कैपिटल लिखा है क्योंकि ये नाम है किसी का। सेकेंड नंबर पे विल और सेल यूज करेंगे। सेल आई और वी के साथ होती है, बाकी सभी के साथ सेल का यूज किया, विल का यूज किया जाता है। आई और वी नहीं है तो हमने विल लगा दिया। नया वर्ड आएगा बी। आयोजित करने को कहते हैं ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज का तीसरा रूप होता है ऑर्गेनाइज्ड। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब बची हुई चीजें टाइम और स्पेस होता है वो पीछे लगा सकते हैं। कब आयोजित किया जाएगा, कहाँ आयोजित किया जाएगा? इन द स्कूल। कब किया जाएगा? कल को कहते हैं आने वाले को टुमारो। हर सेंटेंस का अपना सिस्टम होता है। प्रॉपर जगह पे सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए, फिर वर्ब आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट आना चाहिए। बाकी की चीजें हैं उसको आप कहीं भी मेंशन कर सकते हैं, आगे या पीछे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट, वो जो रख देने के इच्छुक है। एक सेंटेंस यहाँ तक है, ये भी है आने से प्रेजेंट है। देखते हैं ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है या कॉन्टिन्यूज है या परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूज है। ये आपके सामने जो लिखा हुआ है वो इंडेफिनिट है। इंडेफिनिट में पहचान होती है ता है, ती है, ते, इसके पीछे नहीं है। अगर ये कॉन्टिन्यूज होता तो पीछे आता इसके रा है, रही है, रे, ये भी इसमें नहीं है, इसका मीन है ये कॉन्टिन्यूस का भी नहीं है। परफेक्ट होता है तो इसके पीछे आता है किया है, दिया है, लिया है। ये पहचान भी उस वाक्य के पीछे नहीं है, इसका मीन ये हुआ कि ये परफेक्ट का भी नहीं है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूज रा है, रही है, रे प्लस टाइमिंग, ये भी उसके पीछे नहीं है। लेकिन ये कन्फर्म है कि ये प्रेजेंट का है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की अपनी पहचान होती है हो, हूँ। जिसके पीछे ये नहीं आएंगे वो कभी प्रेजेंट नहीं हो सकता, ये तो आना कंपलसरी है। और 4 में नहीं है तो इसकी काउंटिंग होगी प्रेजेंट का 5वां। ये हमारे द्वारा निर्मित है इसलिए इसका नाम भी प्रेजेंट का कोजाराम टेंस है। प्रेजेंट का कोजाराम की पहचान क्या होती है? इसका नाम कोजाराम इसलिए रखा, हमने इसका निर्माण कर लिया इसलिए हमारे नाम से ही है। इसकी पहचान है वाक्य के पीछे आएगा हे हो, हूँ। लेकिन इसमें एक और पहचान होती है
इसमें वर्ब नहीं होती है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले में सही है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है वो की अंग्रेजी होती है दोज, सब्जेक्ट आ चुका है, इजेमार में से यूज करेंगे, प्लूरल है तो आर। हम लोग छोटे क्लासों में पढ़ते थे रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? नाउन के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को, द वर्ड विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। जो नाउन के स्थान पर काम आते हैं, नाउन कौन होता है? एक पर्सन है, एक प्लेस है, एक थिंग्स है, राम श्याम गीता सीता, ये चौक है, टेबल है, बोर्ड है, ये आपका है नाउन। इसके स्थान पर क्या काम लेंगे? राम को राम नहीं कह के ही कहेंगे, सीता को सी कहेंगे, ये चौक है इसको इट कहेंगे, ये कहलाते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन की कई प्रकार की कैटेगरी होती है, वो कैटेगरी इसमें जो यूज कर रहे हैं वो है रिलेटिव प्रोनाउन। व्यक्ति है और व्यक्ति के बाद अगर रिलेटिव प्रोनाउन यूज आता है तो वो होता है हु, हुम और हुज। हु का प्रयोग तब किया जाता है, पहले व्यक्ति आना चाहिए, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आनी चाहिए। अगर इधर भी पर्सन है इधर भी पर्सन है तो हुम, इधर भी पर्सन है और उससे रिलेटेड चीज है, अर्थात उसका कोई रिलेशन है, कोई संबंध है तो हुज। तो हमने यहाँ लगाया जो के लिए हु। सब्जेक्ट आ चुका, इजेमार आ चुका, अब ऑब्जेक्ट की बारी है। ऑब्जेक्ट कौन है? इच्छुक। इच्छुक को कहते हैं इंटरेस्टेड। ये वर्ब नहीं है, इसको कंडीशन कहते हैं। वर्ब किससे कहते हैं? वर्ब के अंदर मूवमेंट होना चाहिए, हलचल होनी चाहिए। अगर मैं हिल रहा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ तो ये वर्ब है। अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये बोलना स्पीक वर्ब है। मैं देख रहा हूँ तो ये सी वर्ब है। और मैं खड़ा हूँ तो स्टैंडिंग ये वर्ब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हलचल नहीं है। अगर मैं बैठा हूँ तो ये सिटिंग, ये वर्ब नहीं है। वर्ब वो होती है जिसके अंदर एक्शन होता है, जिसके अंदर मूवमेंट होता है, जिसके अंदर गति होती हो। ये गति नहीं हो रही, मूवमेंट नहीं हो रहा, हलचल नहीं हो रही है, तो इसको कहते हैं कंडीशन। अब इसमें वर्ब आ जाए तो आपको बीच में किसी भी सेंटेंस में वर्ब आ जाए तो आपको टू से ऐड करना है। रक्त देने के इच्छुक है, देना को डोनेट, और रक्त को कहते हैं ब्लड। नेक्स्ट, अपना नाम अधो हस्ताक्षरकर्ता को देवे। जिस सेंटेंस के पीछे हे हो हूं आता है वो प्रेजेंट टेंस होता है, जिसके पीछे थातेती आता है वो पास्ट टेंस होता है, और जिसके पीछे गागेगी आता है वो फ्यूचर टेंस होता है। लेकिन इसके अंदर तो तीनों ही टेंसों के सिंबल या संकेत या प्रतीक नहीं है। और जिस सेंटेंस के पीछे किसी भी टेंस की पहचान नहीं आती है वो कहलाता है पास्ट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट की पहचान हे हो, पास्ट की पहचान थातेती, और फ्यूचर की पहचान होती है गागेगी। जब किसी भी टेंस का कोई वाक्य नहीं होता है तो हम ले जाते हैं उसको पास्ट के इंडेफिनिट में, क्योंकि पास्ट का एक इंडेफिनिट ऐसा होता है, पास्ट सेकंड नंबर का है, उसका जो पहला होता है उसका नाम है पास्ट का इंडेफिनिट। ये वाक्य तब टेंस तब यूज किया जाता है जब किसी भी वाक्य में कोई पहचान नहीं होती है। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। इसकी हिंदी क्या पहचान होती है? वाक्य के पीछे कोई पहचान नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती है, वो कहलाता है पास्ट का इंडेफिनिट। ये सब ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि पहचान भी नहीं है और जिस वाक्य में अगर सब्जेक्ट भी नहीं है तो वो वाक्य पास्ट के इंडेफिनिट में नहीं बनेगा। वो आपको अंग्रेजी के सेंटेंस 5 प्रकार की कैटेगरीज होती है सेंटेंस की। थर्ड प्रकार की जो कैटेगरीज होती है उसका नाम है इंपरेटिव सेंटेंस। हम लोग पिछले कई क्लासों में पढ़ते आए हैं, उसमें आपको इंपरेटिव सेंटेंस बताया था। इंपरेटिव सेंटेंस का मीन सीधी वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में अदर्स आएगा, उसके बाद में फुल स्टॉप आएगा। तो इसमें पहचान भी नहीं है। अपना नाम अधो हस्ताक्षरकर्ता को देवे, किसी भी टेंस की पहचान नहीं है, इस टेंस की, इस टेंस की, इस टेंस की पहचान नहीं है, तो हम इसमें ले जा सकते थे। लेकिन इसमें क्या था, कौन कह रहा है अपना नाम दे, वो प्रिंसिपल इसमें नहीं है, तो सब्जेक्ट भी नहीं है, पहचान भी नहीं है, तो वो वाक्य इंपरेटिव में होगा। इंपरेटिव में सबसे पहले वर्ब आएगी। वर्ब है देना, देने को कहते हैं गिव। वर्ब के बाद आएगा ऑब्जेक्ट, क्या दें, अपना नाम। अपना नाम को अंग्रेजी में बोलते हैं देयर नेम, प्लूरल है तो देयर नेम्स।
आगे की बची हुई चीजें किसको दे, टू। आगे जो नीचे हस्ताक्षर होते हैं उसको कहते हैं अंडरसाइंड, अंग्रेजी कहती है अधो हस्ताक्षर करता। टाइम होता है तो हम लिख देते हैं बिफोर अमुक डेट। जब इन दोनों सेंटेंसों को कनेक्ट करते हैं तो कोमा का इस्तेमाल करते हैं। नीचे जिस आदमी ने ये नोटिस निकाला है उसकी पोस्ट और उसके सिग्नेचर नीचे होंगे। माना कि अगर प्रिंसिपल ने निकाला है तो प्रिंसिपल, डायरेक्टर ने निकाला डायरेक्टर, हेड बॉय, यहाँ प्रिंसिपल का नाम लिख देंगे। ये कहलाता है नोटिस। नोटिस की लैंग्वेज चेंज हो जाती है कि ब्लड डोनेशन पे नहीं है, पल्स पोलियो पे, तो यहाँ चेंज हो जाएगा, पल्स पोलियो हो जाएगा। अगर आपको विंटर वेकेशन की सूचना देनी है तो सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि 25 दिसंबर के बाद विंटर वेकेशन रहेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग बना लेंगे। सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है या बोर्ड के विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि बोर्ड के फॉर्म इतनी तारीख से भरे जाएंगे, इसलिए उन्हें अपनी परीक्षा फीस निर्धारित तिथि तक जमा करवा देनी चाहिए, अन्यथा उसको लेट फीस देनी पड़ेगी। 2-3 सेंटेंस में आपको चेंज करवा देता हूँ, अलग से बता देता हूँ। बाकी ये सिस्टम है नोटिस का, यही रहेगा। अगर आप एग्जाम से संबंधित, बोर्ड एग्जाम से संबंधित कोई नोटिस निकलता है, उसमें फर्स्ट सेंटेंस ये होगा कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि उन्हें अपनी परीक्षा फीस जमा करवा देनी चाहिए, नहीं तो पेनल्टी लगती है। तो आगे की लैंग्वेज होता, ये विद्यार्थी बोर्ड के, उन्हें अपनी बोर्ड परीक्षा फी या फीस जमा करवा देनी चाहिए। फिर एक वाक्य ऐसा आ गया जिसके पीछे तीनों टेंसों के संकेत नहीं है। प्रेजेंट वाले है वो नहीं है, पास्ट वाले थाते थे नहीं है, फ्यूचर वाले गागे की नहीं है। जहाँ ये 9 वर्ड नहीं होते हैं वो पास्ट का इंडेफिनिट कहलाता है। लेकिन जिस सेंटेंस के पीछे सकना और चाहिए आ जाए वो मॉडल में आएगा। हम लोगों ने मॉडल सीखे थे, उसमें मैंने आपको बताया था जहाँ टेंस की सीमाएं खत्म हो जाती हैं वहाँ मॉडल में वाक्य बनते हैं। चाहिए आ जाए या सकना आ जाए तो आपको मॉडल में ले जाना। मॉडल का ये फॉर्मूला है, सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए, वो जो स्टूडेंट है ज़्यादा है तो दे। सेकेंड नंबर पे हमने सीखा था कि चाहिए कहाँ कहाँ आता है, तो आपने शुड में चाहिए सीखा था, मस्ट में सीखा था, O2 में सीखा था। तो ये हमारी नैतिकता बनती है, तो आप शुड। थर्ड नंबर पे क्रिया का फर्स्ट रूप जमा कराने को डिपॉजिट। सब्जेक्ट आ चुका, मॉडल आ चुका है, वर्ब आ चुकी। अब बाकी की चीजें क्या करवा देनी चाहिए, बोर्ड एग्जामिनेशन फी। आगे कोई डेट वगैरह होगी तो उसको शो कर देते हैं। जो नहीं करवाएंगे उसको बोलते हैं असमर्थ। असमर्थकों को विलंब शुल्क देना पड़ेगा। जी हमने जिसमें देखा आगे की फ्यूचर है, फ्यूचर का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट डिफॉल्टर जो काम नहीं करते हैं या काम करने में ऐसे समर्थ रहते हैं, जो नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, जो टाइम से कोई चीज़ को पे नहीं करते हैं, उसको डिफॉल्टर कहते हैं। विल और सेल में से यूज करेंगे विल। चुकाने या देने को कहते हैं पे। विलंब शुल्क को बोलते हैं लेट फी। ये इतना गैप क्यों दिया कि इसकी अंग्रेजी बताने के लिए। पढ़ेगा की अंग्रेजी होती है, मैंने पहले भी पिछले क्लासों में जिक्र किया था कि जहाँ प्रेशर आता है और वो प्रेजेंट का है तो हैव टू और हैज टू, पास्ट का होता है तो हेड टू, और फ्यूचर का होता है तो हैव टू और हैज टू, विल और सेल के साथ। तो इसमें पड़ेगा कि अंग्रेजी आपको लिखनी है हैव टू।
क्योंकि डिफॉल्टर्स प्लूरल है, सिंगुलर होता तो हैज टू आता। फिर नीचे वही आपके डायरेक्टर पोस्ट, उससे पहले सिग्नेचर, सिग्नेचर पोस्ट से पहले करने हैं, अर्थात नाम पहले आना है। थैंक यू।